मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना की कोरोना से मौत हो गई है। वह लंबे समय तक जी न्यूज में एंकर रहे थे, जिसके बाद इन दिनों आज तक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने रोहित सरदाना की मौत की जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दोस्तों, बेहद दुखद खबर है। मशहूर टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया है। उन्हें आज सुबह ही हार्ट अटैक आया था। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है कि हिंदी मीडिया जगत में बहुत कम समय में अपनी बड़ी पहचान स्थापित करने वाले पत्रकार रोहित सरदाना के निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। वे बेहद प्रतिभाशाली और प्रभावी पत्रकार थे। उनके निधन से मीडिया जगत को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। लंबे समय से टीवी मीडिया का चेहरा रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल प्रसारित होने वाले शो दंगल की एंकरिंग करते रहे। 2018 में ही रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी और हॉस्पिटल में बेड की कमी को देखते हुए रिलायंस फाउंडेशन ने जामनगर में 1000 बेड की क्षमता वाला कोरोना अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बातचीत की और बताया कि अगले रविवार तक 400 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि 400 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर एक सप्ताह के भीतर जामनगर में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद 600 बिस्तरों का दूसरा कोविड केयर जामनगर में एक अन्य स्थान पर अगले 2 हफ्तों में शुरू हो जाएगा। रिलायंस ने कहा कि इस अस्पताल में इलाज की सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। सेंटर शुरू होने के बाद जामनगर, खम्भलिया, द्वारका, पोरबंदर। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और संस्थापक नीता अंबानी ने कहा कि भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हम हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। गहलोत ने गुरुवार को खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा, कोविड टेस्ट करवाने पर मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं हैं और मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर भी काम करूंगा। गौरतलब है कि एक दिन पहले यानी बुधवार को ही सीएम की पत्नी सुनीता गहलोत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। गहलोत वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होने से गुरुवार को रिकॉर्ड 17,268 नए मरीज मिले और सर्वाधिक 158 मौतें भी हुई। वहीं राहत की खबर यह है कि गुरुवार को 10,964 मरीज रिकवर भी हुए। एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं दूसरी लहर के बाद पहली बार जितने नए मरीज आए उसके आधे से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। रिकवरी रेट बढ़ने से दूसरी लहर में एक्टिव मरीजों की संख्या की रफ्तार भी कम हुई है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीज 1,69,000 हैं। इनमें से ज्यादातर मरीज भर्ती हैं, लेकिन राहत है कि रिकवरी बढ़ने के कारण नए एक्टिव का आंकड़ा घट गया है। देश के लिए 1 मई नई उम्मीद का दिन है। इस दिन 18 से 45 साल तक के लोगों को कोरोना टीका लगाने की शुरुआत होने वाली है। केंद्र सरकार ने इसे कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण घोषित किया है। इसके लिए बुधवार को ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन महाराष्ट्र, झारखंड सहित कई राज्यों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात कही है। कारण टीके की कम उपलब्धता को बताया गया है। वहीं केंद्र का दावा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक 16 करोड़ वैक्सीन के डोज मुफ्त दिए जा चुके हैं। अगले 3 दिनों में 20 लाख डोज और मुफ्त दिए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों के पास अभी वैक्सीन की 1,06,08,000 डोज उपलब्ध हैं। राजस्थान में 15 मई से पहले टीका लगना संभव नहीं है।
महाराष्ट्र में 18 से 45 साल वालों को मई के अंत तक टीका लगना शुरू हो पाएगा। गुजरात में वैक्सीन डोज मिलने पर तारीख तय की जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल और गोवा में टीके लगवाने की तारीख नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य ने 45 और 60 से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण 2 दिन बंद करने का फैसला किया है, ताकि 1 मई से 18 से 45 की उम्र वालों के टीकाकरण शुरू किए जा सकें। दिल्ली में आशंका है कि 1 मई से तीसरा चरण बड़े पैमाने पर शुरू नहीं हो पाएगा। अलवर के औद्योगिक क्षेत्र MIA स्थित श्री अग्रवाल फूड प्रोडक्ट कंपनी में रात करीब 2 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से करीब 90 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देर रात फैक्ट्री के अंदर से उठती चिंगारियों को देखकर उसी परिसर में सो रहे कर्मचारियों ने इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को दी। इस दौरान आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री के अंदर पड़ा कच्चा व पक्का माल सहित सारी मशीनें जलकर खाक हो गई। फैक्ट्री प्रबंधन ने बताया कि आग से करीब 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अग्रवाल फूड प्रोडक्ट्स मेरे यहाँ आग लगने से सारी बिल्डिंग करीब अनुमानित लागत 80-90 लाख रुपए की, कच्चा माल सब जल गया। अनुमानित 80-90 लाख रुपए का और सारे कागज जल गए। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह फैक्ट्री बेकरी के आइटम सहित अन्य कई खाद्य पदार्थों का उत्पाद करती है। फैक्ट्री में करीब 15 टन तैयार नमकीन, 1200 तेल के पीपे और 40 से 50 रुपए का कच्चा माल भी जलकर खाक हो गया। अग्रवाल नमकीन फैक्ट्री में आग लग गई। सुबह करीबन 2 बजे के करीबन तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड रिको को लेकर पुलिस थाना MIA से भी आई है और 2 अलवर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई गई है और आग पर काबू पा लिया गया है। अलवर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर बनाए गए लॉर्ड्स कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लाइन जाम होने के कारण ICU में भर्ती 5 मरीजों को देर रात सामान्य चिकित्सालय में शिफ्ट किया गया, जिनमें से इस दौरान एक मरीज ओम प्रकाश की मौत हो गई। रात करीब 11 बजे शेष चारों को शिफ्ट कर दिया गया। जानकारी के अनुसार शाम को यहां लाइन में गड़बड़ी के बाद इंजीनियर काम में जुटे हुए थे, परंतु देर रात तक ठीक नहीं होने के कारण मरीजों को शिफ्ट किया गया। कलेक्टर नन्नुमल पहाड़िया ने बताया कि हमारे पास वहां 90 सिलेंडर रखे हुए हैं। ऑक्सीजन की परेशानी नहीं है, परंतु वेंटिलेटर आदि के कारण शिफ्ट की बात की जा रही है। लॉर्ड्स में जो ऑक्सीजन का पैनल था तो उसमें थोड़ा खराबी आ गई थी, तो जैसे ही खराबी का पता लगा उसमें हमने उसको चेंज किया और उसके दौरान जो है कि हमने कुछ पेशेंट जो क्रिटिकल थे उनको यहाँ पे शिफ्ट किया है, यहाँ के ICU में शिफ्ट किया है और 5 मरीज जो लग रहा था कि जिनकी हालत अच्छी नहीं है, जिनको हाई प्रेशर चाहिए, तो उनको यहाँ पर वेंटिलेटर की गाड़ी में लेकर आए। हाँ, जैसे कि अभी बताया गया है कि ये ओम प्रकाश जी की डेथ हो गई है, वो जाने के थोड़ी देर बाद हुई है, यहाँ पे शिफ्ट होने की थोड़ी देर बाद हुई है। कारण कुछ नहीं समझ में आया, उसका क्या कारण रहा? कारण तो क्रिटिकल तो पहले से ही है, इसीलिए ICU में थे और क्रिटिकल इलनेस के पेशेंट्स ही हमने यहाँ पे शिफ्ट किए थे। वो तो कहीं भी कभी भी कुछ हो सकता है। लॉर्ड्स में कितने पेशेंट हैं सर जो अभी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट कर रहे हैं? वो सारे यहाँ पर शिफ्ट कर दिए ना। नंबर ऑफ पेशेंट्स? 4 पेशेंट वेंटिलेटर पर थे वहाँ पर, तो जो यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। तो उसके साथ एक और हमको लग रहा था कि ये भी थोड़ा ऐसे लगता है, तो उसको भी शिफ्ट कर लिया हमने। इस दौरान मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते उनके भाई की मौत हो गई है। मृतक के भाई ने बताया कि ICU में भर्ती 5 मरीजों को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में लाया गया था, जिनमें अस्पताल पहुंचते हुए उनके भाई की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि जिस एम्बुलेंस में लाया गया उसमें रास्ते में ही ऑक्सीजन समाप्त हो गई थी, इस कारण उसके भाई की मौत हुई। होने के बाद भी वो गिड़गिड़ाता रहा और उन्होंने आगे घुसने से पहले दम तोड़ दिया। कितनी उम्र थी उनकी? उम्र थी उनकी 52-53 साल उम्र थी। आपका क्या नाम है? मेरा संतोष गर्ग नाम है साहब। ठीक है साहब। जिनकी डेथ हुई है वो उनकी क्या नाम है? उनका ओम प्रकाश गर्ग है। वो आपके मेरे भाई है, बड़े रियल। क्या हुआ था एक बार शो? उनको कोरोना कोविड पॉजिटिव था और वो वेंटिलेटर पे थे लॉर्ड्स में। और आज कलेक्टर साहब ने ऑक्सीजन बचाने के चक्कर में लॉर्ड्स के सारे वेंटिलेटर खराब बता के बंद करवा दिए और सारे मरीजों की जान पे आ गई। हमें कहा कि तुम्हें यहाँ पे ICU में खाली हो गया है,
तुम वहाँ पे चलो, तुम्हें शिफ्ट करेंगे। हमको लेके आए और एम्बुलेंस का सिलेंडर वहाँ पे कहीं पे शिफ्ट नहीं किया। हम गिड़गिड़ाते रहे और एम्बुलेंस का सिलेंडर भी यहीं पे खत्म हो गया। रास्ते में एम्बुलेंस का मैं रास्ते में नहीं, यहाँ पे आने के बाद 20 मिनट बाद, आधे घंटे तक को हमको एडमिट नहीं दिया। कहाँ से हैं आप लोग? अलवर। अतिरिक्त महानिदेशक बीजू जॉर्ज जोसेफ कोरोना महामारी के चलते जारी गाइडलाइंस की पालना के निरीक्षण के तहत 2 दिन अलवर दौरे पर रहे। उन्होंने एसपी तेजस्विनी गौतम के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा किया और कोविड गाइडलाइंस की पालना सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए, जब तक ये जन अनुशासन पखवाड़ा जो राज्य सरकार ने किया है, इसमें उम्मीद ही लोगों से है कि वो खुद अनुशासन को बरतेंगे। खुद अनुशासन नहीं बरतेंगे तो हर जगह पुलिस आपको देखने के लिए नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है, संभव भी नहीं है। इतने सारे लोगों पर कुछ चुनिंदा पुलिस वाले नहीं अनुशासित कर सकते, पर उसकी वजह से फिर अगर हम दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये लापरवाही वाला जो हमारा एटीट्यूड है वो ना रखें। अंतर ज़िला मूवमेंट भी बंद है, तब भी हम देख रहे हैं इतने सारे लोग व्यर्थ में, जिनको कोई काम नहीं है, कोई वाजिब कारण भी नहीं है, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको वापस लौटा रहे हैं। कईयों की गाड़ियाँ भी हम जब्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ चालान भी काट रहे हैं। पर पुलिस हमारा काम उनका चालान काटना नहीं है। हम कोई कंपटीशन में नहीं है कि हमें चालान इतने काटने ही काटने। इस दौरान एडीजी ने कहा कि इस समय आम जन को स्वयं गाइडलाइंस की पालना करते हुए उन्हें घर पर रहने की सलाह दी और इस भयानक महामारी से बचने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया है उसको पालना इंश्योर करने के लिए जो पुलिस का व्यवस्था है उनको समीक्षा करने के लिए और इनका यहाँ का जो पुलिस ऑफिसर्स और स्टाफ को उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। बेसिकली ये काम तो जनता अपने आप करना चाहिए। वो जो हम तो केवल एक फैसिलिटेटिंग एक मशीनरी है, लेकिन जब जनता स्वयं इस चीज़ को समझता नहीं कि उनका भलाई के लिए सारे रेस्ट्रिक्शन किया है, जब तक ये नहीं समझेगा तो हमारा जो 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 स्टेप जो उठाया है वो पूरी तरह से सफल नहीं होगा। तो आपके माध्यम से मैं अलवर का जनता को ये बताना चाहूँगा कि आप अपने स्तर पर ही ये जो रेस्ट्रिक्शंस का पालना करने का पूरा प्रयास करें। पुलिस भी अपना काम करते रहेंगे। हमारे मिलजुला के ये प्रयास रहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना संक्रमण समाप्त हो जाए, स्वस्थ रहें हम। उसी क्रम में जो भी सरकार की तरफ से जो निर्देश आया है उसका पूरा पालना करें। इस दौरान अलवर शहर में भी एडीजी ने दौरा किया और कैडलगंज से गुजरते वक्त 12 बजे बाद पेट्रोल पंप पर भीड़ देखकर उन्होंने पंप को सीज करने के आदेश दिए। उसके बाद एसडीएम, तहसीलदार सहित नगर परिषद व कोतवाली थाना पुलिस जाब्ते के साथ कैडलगंज पेट्रोल पंप पर पहुंचे और कार्यवाही करने लगे, लेकिन पंप पर 12 बजे बाद पेट्रोल का बेचान होना नहीं पाए जाने के चलते सीज की कार्यवाही को रोक दिया गया और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।